जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको CTET 2022 की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं EBS पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प चुनिए। तो साथियों एक तरफ हमें रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखा है प्रभावित अंग। हमें बताना है कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहले नंबर पर आता है पीलिया। तो पीलिया से प्रभावित होता है साथियों यकृत। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, जिसको हम लीवर कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रेबीज। तो रेबीज से प्रभावित होता है साथियों तंत्रिका तंत्र। एड्स से प्रभावित होता है साथियों प्रतिरक्षी तंत्र, हमारा इम्यून सिस्टम। फाइलेरिया से प्रभावित होता है लिम्फ ग्रंथि। तो हमारा यहाँ से कोड बनेगा 3421। 3421 है साथियों ऑप्शन नंबर 2। 3421 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है भावनात्मक क्षेत्र का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोकायात्मक क्षेत्र का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 भावनात्मक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार आहार, राजस्थान खादिन, कर्नाटक कांदी, या फिर तमिलनाडु एरिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक कांदी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों कांदी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का म्यूनिसिपल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, स्मोग या धुंध या धुआं बनता है। ऑप्शन नंबर 1 बाष्प के संघनन से, धुएं तथा कोहरे से, कोहरा तथा NO2 से, या फिर धुएं तथा CO2 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धुएं तथा कोहरे से। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों जब कोहरे का संपर्क कारखानों की चिमनी से निकलने वाली गंधक से होता है, गंधक को साथियों सल्फर कहा जाता है, तो इस गंधक से होता है तो यह कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है, और इस तरह के जहरीले कोहरे को धूम कोहरा या धुएं वाला कोहरा या फिर स्मोग कहा जाता है। साथियों स्मोग वायु प्रदूषण की भयावस्था होती है जो जानलेवा साबित हो सकती है किसी भी मनुष्य के लिए। इस अवस्था में दृश्यता कम हो जाती है। जहां आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले नोएडा में यह हालात हो गए थे कि दिन के समय में भी ऐसे लग रहा था जैसे कि कोहरा आने वाला हो, और दृश्यता कम हो गई थी, विजिबिलिटी वहां की कम हो गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो साथियों एक तरफ दे रखे हैं जीभ और दूसरी तरफ दे रखा संग्रहण। उनको जहां पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? पहले नंबर पर जाता है मछली। तो साथियों मछली को रखा जाता है एक्वेरियम में। बेंचा को रखा जाता है टेरेरियम में। तितली को रखा जाता है साथियों वाइवेरियम में, और साक रखा जाती है हर्बेरियम में। तो इसके लिए हमारा कोड बनेगा 3421। 3421 इसका कोड बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का, या फिर लोहा का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन का। सागरीय खरपतवार आयोडीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? साथियों मोनाल उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। यह पूछा गया कि उत्तराखंड के अलावा, उत्तराखंड को छोड़कर वह किस और दूसरे राज्य का भी राज्य पक्षी है? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों मोनाल को हिमालय मोनाल भी कहा जाता है। नेपाल तथा उत्तराखंड में इसे डाफे के नाम से भी जाना जाता है। डाफे के नाम से भी इस मोनाल पक्षी को जाना जाता है, और यह पक्षी उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डोप्सन इकाई, डेसिबल, पास्कल, या फिर वेबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 डॉप्सन इकाई। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों साथ में समझ लेते हैं कि बाकी की बची हुई इकाई किसकी है। डेसिबल,
ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, ध्वनि तीव्रता की इकाई है साथियों डेसिबल। पास्कल दाब की यूनिट है, दाब को पास्कल में मापा जाता है। और वेबर चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट है वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 आज के प्रैक्टिस सेट का। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, ऑप्शन नंबर 3 वन्य प्राणियों का संरक्षण या फिर चरागाहों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सामाजिक वानिकी का उद्देश्य पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना है। सामाजिक वानिकी से अर्थ होता है साथियों खाली पड़े स्थान पर, जो स्थान खाली पड़े हैं वहां पर फलदार वृक्ष लगाएं, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ आपको फल भी मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है आज के प्रैक्टिस सेट का। चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मानमती, रैणी गांव, थिरपाक या फिर हाट गांव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रैणी गांव। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आज के प्रैक्टिस सेट का। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने से जलवायु में अंतर होने के कारण जैव विविधता बढ़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है आज के प्रैक्टिस सेट का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? कौन सी क्लास से पर्यावरण अध्ययन की किताबें पढ़ाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 तीसरी से 5वीं कक्षा, पहला और दूसरी कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा या फिर 9वीं से 10वीं कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन की किताब पढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 आज के प्रैक्टिस सेट का। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? साथियों भूस्खलन क्या होता है? पहाड़ों की चट्टानों का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। यह सर्वाधिक कहाँ होता है? हिमालय में, उत्तर पूर्वी पहाड़ों पर, पश्चिमी घाट में नीलगिरी या फिर उत्तरी घाट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिमालय। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं पिरियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हल्दी पाउडर, कुरकुमिन येलो, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कपटूर कृषि, भूमि अपरदन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कपटूर कृषि, भूमि अपरदन। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कपटूर कृषि वह कृषि होती है जिसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाकर कृषि की जाती है, खेती की जाती है, जिससे मृदा का अपरदन रोका जा सकता है, भूमि का अपरदन होता नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। सजीवों में ऑक्सीश्वेसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। सजीवों में साथियों जो ऑक्सीजन की क्रिया होती है सांस लेने की और सांस छोड़ने की, इसमें लगभग कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 673 किलो कैलोरी, 573 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या फिर 746 किलो कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 28 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, टोमोग्राफ या फिर पॉलीग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, धनात्मक, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धनात्मक। मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 वे मृदा से जुड़े होते हैं,
वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं या फिर उनमें जड़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर 71%, 60%, 77% या फिर 80%। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 71%। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, शुद्ध जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल या फिर अधिक प्रदूषित जल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औसत दर्जे का प्रदूषित जल। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है या फिर पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों में श्वसन की क्रिया रुक जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 भालू के लिए, बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए या फिर हंगुल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 एक सींग वाले गैंडे के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, भारत के असम राज्य में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथियों हमने अपने प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन रखा है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 5 जून या फिर 15 जून को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 5 जून को। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 24 है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ऑप्शन नंबर 1 अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ये सभी के सभी ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है आज के प्रैक्टिस सेट का, DDT है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। DDT क्या है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, खरपतवार निवारक, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक या फिर एंटीबायोटिक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों साथ में DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सौर ऊर्जा। साथियों सूर्य से आने वाली किरणें किसी भी तरीके का कोई भी प्रदूषण नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 27 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे बिजली का चमकना। बिजली का चमकना भी क्षोभ मंडल में ही होता है। आंधी, तूफान और वर्षा, ये सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। तो साथियों अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आंधी तूफान किस मंडल में होता है या किस परत में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? ऑप्शन नंबर 1 CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा NO2। साथियों यहाँ पर N2O होगा ये नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा N2 नाइट्रोजन, धूल तथा ओजोन, O3 बोला जाता है ओजोन को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों वायुमंडल में जो उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये आपस में क्रिया करके एक नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों अम्ल का निर्माण करती है, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है सुभेद जीव, विलुप्त हो रहे जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 विलुप्त हो रहे जीव। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों यह रेड डाटा बुक IUCN यह पर्यावरण सुरक्षा की एक संस्था है। IUCN द्वारा सन 1964 से यह रेड डाटा बुक जारी की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? अत्यधिक पशुओं को चराने से क्या होता है? मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण, ताप प्रदूषण या फिर जलवायु परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट के। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।